हेलो, गुड मॉर्निंग। ज्ञानी मेंटर के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिज़िक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी उपयोगी भी होंगे। अभी जैसे कि बिहार डीएलएड, पटना हाई कोर्ट और बिहार बीएड समेत अन्य बहुत सारी परीक्षाएं होने वाली हैं, तो इन सभी परीक्षाओं के लिए ये सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं और एक व्याख्या के साथ हम इन सभी प्रश्नों को देखेंगे। जैसे कि प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, इसके क्या कारण है। इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने हैं: विवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन या फिर परावर्तन के कारण। तो प्रकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, इसका सही जवाब है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का जो रंग होता है वो नीला दिखाई देता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा इसका। इस तरीके से अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है, ऐसा क्यों। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने कि जब सेना किसी पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है, क्यों दिया जाता है। देखिए सभी आपके ऑप्शन सामने हैं। दाब बढ़ने से पुल टूटने का खतरा रहता है, या पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। सी है डॉपलर प्रभाव के कारण, या फिर इसमें से सभी। तो जब सेना पुल पार करती है तो ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है, इसलिए सैनिकों को ये सलाह दी जाती है कि वो कदम से कदम मिलाकर ना चलें, क्योंकि ध्वनि के अनुनाद की जो आवृत्ति होगी अगर उस पुल की आवृत्ति के बराबर हो जाएगी तो फिर पुल टूटने का खतरा रहेगा। इस तरीके से ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ऑप्शन बी। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपरिवर्तित रहता है। इसमें से क्या अपरिवर्तित रहता है, यानी कि इसमें से क्या बदलता नहीं है, चाल, आयाम, तीव्रता या फिर आवृत्ति। तो ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो इसकी जो आवृत्ति है वो नहीं बदलती है, यानी कि वो अपरिवर्तित रहती है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन डी सही है। चौथा है प्रतिध्वनि का कारण क्या है। प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का अपवर्तन, या ध्वनि का अवशोषण, या ध्वनि की चाल। तो प्रतिध्वनि यानी जिसको इको बोलते हैं, इको जब किसी ध्वनि के चलते उसकी प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है तो उसका कारण होता है ध्वनि का जो परावर्तन है, यानी कि जब वो किसी सतह से टकराता है और ध्वनि का परावर्तन होता है तो उससे प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। पांचवा प्रश्न है स्टील की गोली पारे में तैरती है, क्यों तैरती है। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकती है, पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, या स्टील का घनत्व पारे की अपेक्षा अधिक होता है, या गोली तैर नहीं सकती है। तो देखिए ये हम लोग जानते हैं कि कोई भी वस्तु किसी दूसरे वस्तु में तब तैरेगी जब उसका घनत्व कम होगा, या फिर जो जिस पर वो तैर रही है उसका घनत्व ज़्यादा होगा, तभी वो नहीं तैरेगी, तभी वो पानी में नहीं डूब सकती है, यानी कि तैरती है। तो इसमें भी है कि पारे का जो घनत्व होता है वो स्टील की अपेक्षा अधिक होता है और इसलिए स्टील की गोली पारे में तैरती है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। छठा प्रश्न है स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है, क्यों होती है। क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ की आवृत्ति अधिक होती है, उसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, या फिर आयाम अधिक होता है, कि वेग अधिक होता है। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा स्त्रियों की आवाज़ की जो आवृत्ति होती है वो अधिक होती है और इसलिए पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की जो आवाज़ होती है वो ज़्यादा पतली होती है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। सातवां प्रश्न है
तारों और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, क्या स्रोत है? तारों और ऊर्जा में जो ऊर्जा जो प्राप्त होती है तारों से या सूर्य से, तो उनकी ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पहला ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन, दूसरा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तीसरा विद्युत बल और चौथा है नाभिकीय संलयन। तो हम ये जानते हैं कि नाभिकीय विखंडन और बाकी जो 3 ऑप्शन हैं उससे सूर्य को ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करने में जो क्रिया जो उत्तरदायी है या जिसके चलते सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है तो वो नाभिकीय संलयन है। सूर्य में नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है और इस वजह से सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न है प्रकाश वर्ष द्वारा मापा जाता है। प्रकाश वर्ष द्वारा क्या मापा जाता है? वर्ष है तो आप ये ना समझ लें कि ये समय का मात्रक है। प्रकाश वर्ष ये दूरी मापने का एक मापक है। खगोलीय जो पिंड होते हैं तो खगोलीय पिंडों की दूरी प्रकाश वर्ष से मापी जाती है, अतः बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है 1 नैनो सेकंड में होते हैं। 1 नैनो सेकंड में कितने सेकंड होते हैं ये बताना है। 1 नैनो सेकंड जो होता है वो 10 के पावर -9 सेकंड का होता है। 10 जो क्वेश्चन है 10 नंबर कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ग्रह की गति यानी कि ग्रह जो है कि अपनी कक्षा में गति करते रहते हैं या फिर वो सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं, तो इस नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही जवाब है इसको केपलर ने किया था। और ऑप्शन के विषय में आप जान सकते हैं न्यूटन ने गति का नियम दिया था और फिर गैलीलियो ने सूक्ष्मदर्शी का खोज किया था। कोपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ग्रहों की गति का नियम दिया था केपलर ने। 11 नंबर क्वेश्चन है कि लिफ्ट में व्यक्ति का भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है जब लिफ्ट 11 नंबर क्वेश्चन को फिर से देखते हैं कि लिफ्ट में व्यक्ति का भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है जब लिफ्ट नियत वेग से ऊपर जाती है या फिर नीचे की ओर त्वरित होकर आती है, नियत वेग से नीचे उतरती है, ऊपर की ओर त्वरित होती है। तो इसमें जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होती है तो उसमें जो व्यक्ति बैठे होते हैं उसका जो वास्तविक भार होता है वो अधिक होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। आइए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न है यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो संवेग दुगना हो जाता है, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। दोनों सही है या फिर दोनों गलत है? तो किसी वस्तु का जब वेग दुगना कर दिया जाता है तो उसका जो संवेग होता है वो देख लीजिए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि संवेग का जो सूत्र होता है यानी कि P बराबर होता है P बराबर mv। तो जब आप इस वस्तु का जब वेग दुगना कीजिएगा ये जब इसका जब वेग जब हम ये 2 गुना कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि इसका संवेग जो है कि दुगना हो जाएगा, क्योंकि पहले मान लेते हैं कि P बराबर mv है और अब जो है कि हम P का मान जो रखते हैं P = 2mv। इसका वेग का मान जब दुगना हो जाएगा तो उसका संवेग भी बढ़ेगा यानी कि संवेग भी इसका दुगना हो जाएगा, तो वो सही लगता है। दूसरा एक दिया है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का मान होता है 1/2 और mv²। यहाँ भी वेग है। जब हम वेग को दुगना करेंगे तो इसका जो संवेग है वो 4 गुना हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका दोनों ही जवाब सही है, यानी कि संवेग दुगना हो जाएगा और गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। इसके बाद से 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? थकान के कारण, वेग अधिक करने के लिए, या फिर स्थायित्व बढ़ाने के लिए, या फिर धार्मिक मान्यताओं के कारण? तो इसका कारण ये है कि वो स्थायित्व बढ़ाने के लिए वो आगे की ओर झुक जाता है।
तो इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर उठ जाती है, थोड़ी डूब जाती है, या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या फिर डी नंबर में दिया है कि ऊपर उठना या डूबना नाव के पदार्थ पर निर्भर करता है। तो जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है समुद्र में, तो इसका सही ऑप्शन है कि थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाएगी। जब कोई भी नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर उठ जाती है। ये ऑप्शन सही है इसका। 15 नंबर देखते हैं, दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होता है। दाब जब बढ़ाते हैं तो बर्फ़ का गलनांक जो होगा वो क्या होगा। तो ऑप्शन है घटता है, फिर बढ़ता है, या फिर अपरिवर्तित रहता है, या पहले बढ़ता है फिर घट जाता है। तो इसका सही जवाब है कि जब दाब बढ़ाएंगे तो बर्फ़ का जो गलनांक होता है वो घटने लगता है, यानी कि बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। ऑप्शन इसका ए सही है। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वर्षा की छोटी छोटी बूंदें गोल होती हैं, इसका क्या कारण है। यानी कि वर्षा की बूंदों के गोलाकार होने का क्या कारण है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि वर्षा की बूंदों के गोलाकार होने का कारण क्या है। श्यानता के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, वाष्पन के कारण, या फिर ऊर्ध्वपातन के कारण। तो ये तो काफ़ी कहें कि बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। वर्षा की बूंदों का गोलाकार होने का कारण है पृष्ठ तनाव, यानी कि सरफेस टेंशन के कारण जो वर्षा की बूंदें होती हैं वो गोलाकार हो जाती हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि जब बर्फ़ पिघलती है तो इसका आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है या फिर घटता है। तो जब बर्फ़ पिघलेगी तो इसका आयतन घटेगा, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है, आयतन घटता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर की, स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक निम्न दिशाओं की ओर संकेतित रहता है। यानी कि जो चुंबक है, अगर चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटका दिया जाए तो वो किन दिशाओं को इंगित करेगा, यानी कि किस डायरेक्शन में, किस दिशा में वो स्थिर होता है। तो ये 10th लेवल का क्वेश्चन है। और स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक जो है वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर स्थिर होता है, यानी कि उत्तर दक्षिण दिशा को बताता है। इसलिए नाविक जो होते हैं वो दिशा का ज्ञान करने के लिए चुंबक का, यानी कि चुंबकीय सुई का इस्तेमाल किया जाता है इसमें। 19 नंबर क्वेश्चन है कि रंगीन टेलीविज़न में प्रयुक्त होने वाले रंग हैं। यानी कि जो हम लोग कलर टेलीविज़न देखते हैं तो टेलीविज़न में कौन सा कलर प्रयुक्त होता है। इसमें ऑप्शन है लाल, नीला और हरा। दूसरा है लाल, नीला और पीला। तीसरा ऑप्शन है पीला, हरा और लाल। काला, सफ़ेद या लाल, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। जब हम लोग कलर टीवी देखते हैं तो उसमें हमें हर रंग दिखाई देता है, ब्लैक भी दिखाई देता है, यानी काला, लाल, हरा, नीला, पीला सब कलर दिखाई देते हैं। तो क्या हम ये समझे कि इसमें सभी कलर होते हैं। तो ऐसा नहीं है, उसमें सब कलर नहीं होते हैं, बल्कि अन्य कुछ ही कलर होते हैं और उनके समायोजन से उसमें अन्य कलर का इफ़ेक्ट पैदा किया जाता है। यानी कि जब हम रंगीन टेलीविज़न देखते हैं तो उसमें लाल, हरा और नीला, ये लाल, नीला और हरा जो है ये ऑप्शन, ये कलर उसमें रहता है, बाकी इसमें नहीं होता है। यानी कि इसमें लाल, नीला और हरा कलर होता है। यानी कि बाकी देख लीजिए, काला, सफ़ेद और लाल ये भी कलर नहीं होते हैं, पीला, हरा, लाल नहीं होता है। यानी कि लाल, नीला और हरा को उसको समायोजित करके उसमें और इफेक्ट पैदा किया जाता है। उसमें ब्लैक कलर तो होता ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है, क्यों। हवाई जहाज़ में यात्रा करने पर जो फाउंटेन पेन होते हैं उसकी स्याही बाहर निकल जाती है, इसलिए यात्रियों को ये सलाह दी जाती है कि वो जो फाउंटेन पेन है या बॉल पेन है उसको निकाल लें, क्योंकि उससे स्याही बाहर फेंक देती हैं और आपके जो वो कपड़े हैं वो ख़राब हो सकते हैं। तो इसलिए इसमें